हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू लकी एजुकेशन। आज मैं आपको बताऊंगा कैसे हम आईएएस की प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हैं अभी से। ठीक है, जैसा कि मैं प्रॉमिस कर चुका हूं आपको कि मैं आपको इस प्रिपरेशन के बारे में सारी जानकारी दूंगा और बहुत दिनों से ये वीडियो हमारा पेंडिंग पड़ा था। जैसे ही आपके 10th के एग्ज़ाम फिनिश हुए थे उसके बाद मुझे ये वीडियो बनाना था और बहुत बार आप लोगों ने कमेंट भी किया था कि सर हमें इसके बारे में जानना है। तो पहली बात तो ये जान लो कि भाई आईएएस क्या होता है। आईएएस आपके बारे पता ही होगा आईएएस के बारे में, जिसको हम नॉर्मली कलेक्टर बोलते हैं। ठीक है, और एक ज़िले का एक कलेक्टर होता है, आपको पता ही होगा। जनरली पहले जो लाल बत्ती में जाते थे, ऊपर लाल बत्ती लगी रहती थी, आगे पीछे गाड़ी, ठीक है, पुलिस वाले। तो आईएएस जो होता है पूरे ज़िले का क्या होता है, सर्वे सर्वा होता है, पूरे ज़िले का कंट्रोल उसके हाथ में होता है। इसको हम बोलते हैं इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज, मतलब भारतीय प्रशासनिक सेवा, उसको हम आईएएस बोलते हैं। आईएएस बनने के लिए क्या जरूरी है, बनने के लिए हमें एग्ज़ाम देना पड़ता है। उस एग्ज़ाम को हम बोलते हैं यूपीएससी का एग्ज़ाम, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। तो यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन एक ऐसा एग्ज़ाम है जिसको देखकर आप क्या बन सकते हैं, आईएएस बन सकते हैं। हालांकि इसमें बनने का प्रोसेस थोड़ा लंबा है, बहुत दिनों तक इसमें एग्ज़ाम चलते हैं, बहुत सारी आपको नॉलेज चाहिए। तो मैं सिर्फ एक आपको आइडिया दूंगा, ठीक है, एक ओवरव्यू दूंगा, क्योंकि अभी ज़्यादा डेप्थ में जाना जरूरी नहीं है। तो अभी जैसे कि आप अब 11th क्लास में जाओगे, 11th क्लास में एक वीडियो में डाल चुका हूँ कि आपको कौन सी सब्जेक्ट लेनी है, कौन सी सब्जेक्ट नहीं लेनी है, 10th के बाद क्या करें, ये वीडियो में डाल चुका हूँ, तो आप चेक कर सकते हैं। रिसेंटली 2-3 दिन पहले ही वो अपलोड किया था मैंने। ठीक है, अब दिक्कत ये आती है कि यार अगर हमें आईएएस बनना है तो सब्जेक्ट कौन सी लें, तो वो सबसे इम्पोर्टेंट है। ठीक है, अब देखो ऐसा कुछ नहीं है कि आर्ट्स वाले ही मतलब आईएएस बनते हैं। आप चाहे मैथमेटिक्स लो, चाहे बायोलॉजी लो, चाहे कॉमर्स लो, चाहे एग्रीकल्चर लो, 10th के बाद आपने आर्ट्स ले रखी है, बायोलॉजी ले रखी है, मैथमेटिक्स ले रखी है, कॉमर्स ले रखी है, एग्रीकल्चर, कुछ भी सब्जेक्ट ले लो, हर सब्जेक्ट के ले मतलब आप कोई सा भी सब्जेक्ट लो। इसके बाद आप क्या करोगे, इन सब सब्जेक्टों को लेने के बाद आप अल्टीमेटली 12th के बाद क्या करोगे, ग्रेजुएशन करोगे। ठीक है, ग्रेजुएशन मतलब डिग्री करोगे, और जैसे ही आपकी डिग्री हो जाएगी तो यहाँ पे क्या है, सबसे बड़ा क्राइटेरिया अगर मैं बताऊँ, क्राइटेरिया ये कि यहाँ पर ग्रेजुएशन चाहिए। क्या चाहिए, ग्रेजुएशन, और साथ के साथ में एज होनी चाहिए 21 ईयर्स। आप 21 साल के होने चाहिए और ग्रेजुएशन होनी चाहिए। तो उसके बाद आप आईएएस का टेस्ट या यूपीएससी का टेस्ट दे सकते हैं। एक्चुअली आईएएस का टेस्ट नहीं होता, टेस्ट जो होता है या एग्जाम जो होता है वो होता है यूपीएससी का एग्जाम। तो हम कह सकते हैं यूपीएससी की प्रिपरेशन, आईएएस ना कह के हम क्या कह सकते हैं, कैसे हम यूपीएससी की प्रिपरेशन कर सकते हैं। ठीक है, अब देखो ऐसा नहीं कि 10th के बाद आपको 100% फोकस यहाँ पे शिफ्ट करना है। अच्छा, एक जानकारी के लिए आपको बता दूं, मैं पर्सनली ये जो यूपीएससी वाला एग्जाम है 2 बार इसको दे चुका हूँ। ठीक है, वो अलग बात है, अभी सिलेक्शन नहीं हुआ। ठीक है, तो बाकी चीज़ें जारी रहेंगी। तो ये चीज़ ध्यान रखना। मुझे तो खैर बहुत बाद में जाके पता चला था, ग्रेजुएशन कर ली उसके बाद जॉब भी की थी, जब जाके इसके बारे में पता चला था। हम तो जानते नहीं थे कि होता क्या है, बट यू आर सो लकी कि आपको अभी 10th क्लास के बाद ही या स्टार्टिंग में आपको पता चल गया, क्योंकि आजकल अवेयरनेस बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। ये सारी चीज़ें बहुत जल्दी आपको बता दी जाती हैं और ये मेरी ड्यूटी भी है, मैं आपको भी बताऊं। तो जिन लोगों को मतलब सपना है कि मुझे आईएएस बनना है, कलेक्टर बनना है, और मैं पूरा मतलब ज़िले में मतलब कलेक्टर बन के सोशल सर्विस करना चाहता हूँ, समाज को अपलिफ्ट करना चाहता हूँ, सोशल कंट्रीब्यूशन करना चाहता हूँ, समाज को आगे बढ़ाना चाहता हूँ, एजुकेशन को बहुत ज़्यादा इंप्रूव करना चाहता हूँ, या समाज में जो भी सोशल एवल्स हैं उनको एलिमिनेट करना चाहता हूँ, पॉवर्टी को एलिमिनेट करना चाहता हूँ, कंट्री के कंट्रीब्यूशन में कुछ योगदान देना है, कुछ देश के लिए कर गुजरने की अगर आपको है तो बिल्कुल इसमें आप जा सकते हो। देखो आईएएस में जनरली ऐसा नहीं कि सिर्फ हम पैसा कमाने के लिए जाते हैं, ध्यान देना, पैसा तो आप कहीं भी कमा सकते हो, मगर यहाँ पर एक आपको रेस्पेक्टेबल जॉब मिलेगी। आईएएस में जॉब करते करते आप सेक्रेटरी बन सकते हैं, सेक्रेटरी के बाद और भी आगे फ्यूचर में पोस्ट होती हैं। एक चीज़ मैं आपको बता दूं, अभी हमारे फॉरेन मिनिस्टर हैं एस जयशंकर साहब। ठीक है, एस जयशंकर, स्टार्टिंग में वो आईएफएस थे, इंडियन फॉरेन सर्विसेज। देखो यूपीएससी का जब हम एग्जाम देते हैं तो उससे कई सारी चीज़ें, वो डिपेंड करता है आपकी रैंक कितनी आई है। यूपीएससी के एग्जाम से ही हम आईएएस बनते हैं, आईपीएस बनते हैं, इंडियन पुलिस सर्विसेज, एक ही एग्जाम एक ही इसी से बन जाते हैं। आईएफएस इंडियन फॉरेन सर्विसेज, जो आपने सुना होगा कि हमारे जो एम्बेसडर होते हैं, हर विदेशों में हमारी एम्बेसी होती है जिसको हम दूतावास बोलते हैं, वहाँ पर एक एम्बेसडर बिठाया जाता है। तो एम्बेसडर को ही हम क्या बोलते हैं, आईएफएस बोलते हैं। आईआरएस इंडियन रेवेन्यू सर्विसेज, तो ये जितनी भी पोस्ट हैं इनके लिए कॉमन एग्जाम है यूपीएससी का एग्जाम। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे जो मेन एम है, यहाँ पर जाने का जनरली लोगों का पर्पज क्या होता है, देश सेवा। क्या चीज़, देश सेवा, और देश के लिए कुछ कर गुजरने की वो होनी चाहिए चाहत। यहाँ पे ऐसा नहीं है, बाकी तो ऐसा आईएएस से ज़्यादा तो बाकी लोग भी कमा लेते हैं। ठीक है,
कमाने की अगर बात करें तो कमाना एक अलग चीज़ है, और देश के लिए या सोसाइटी के लिए कुछ करना वो एक अलग चीज़ है। तो यहाँ पर एम आपका क्लियर होना चाहिए कि यस मैं अपने ज़िले में या जहाँ भी मैं जाऊँ वहाँ पर डेवलपमेंट लाने के लिए मैं एक काम करूँगा। और मैंने पॉसिबिलिटी बता दी कि वो और कितनी ऊपर तक जा सकते हैं। तो आपने जो एस जयशंकर साहब हैं आप सर्च कर लेना यूट्यूब पर या टेलीग्राम पर सर्च या गूगल पर सर्च कर सकते हो कि एस जयशंकर साहब। तो वो हमारे पहले फॉरेन सेक्रेटरी थे। अभी जो मोदी गवर्नमेंट 2.0 जो आई है दूसरी वाली, उसमें उनको डायरेक्टली बिना किसी इलेक्शन के क्या बना दिया, फॉरेन मिनिस्टर। हालांकि बाद में उनको राज्यसभा से नॉमिनेट करवा दिया गया, ठीक है, या उनका इलेक्शन हुआ, राज्यसभा से उनको मतलब सीट मिल गई है। तो अब मतलब वो आपको पढ़ाई होगा, अब उसमें सिविक्स में मैंने पढ़ाया था कि कोई भी व्यक्ति मिनिस्टर बन सकता है, इवन प्राइम मिनिस्टर या फिर चीफ मिनिस्टर भी बन सकता है, बट 6 महीने के अंदर उनको क्या लेनी पड़ेगी, मेंबरशिप लेनी पड़ेगी, ठीक है। तो एस जयशंकर साहब कौन थे, पहले IFS थे, उसके बाद सेक्रेटरी बने, फॉरेन सेक्रेटरी, और अभी आपको पता है गवर्नमेंट में काम कर रहे हैं। तो मतलब आप टॉप मोस्ट पोस्ट तक पहुंच सकते हो बिना किसी इलेक्शन के भी, अगर आप में कैपेबिलिटी है, अगर आपकी ये कैपेबिलिटी को कोई रिकॉग्नाइज कर लेता है। तो ये तो इसका स्कोप है, ठीक है। एक लड़की का मैं एग्जांपल बार बार देता हूँ, मैं बड़ा प्रभावित हूँ उनसे, टीना ढाबी, आप सर्च करना टीना ढाबी, ठीक है। अभी राजस्थान में ही कलेक्टर हैं, ये IAS हैं, मात्र 21 ईयर की उम्र में यंगेस्ट IAS बनी थी, और देश में UPSC में इनकी रैंक बनाई थी। 10th पास करने के बाद इन्होंने आर्ट्स ली थी, आर्ट्स लेने के बाद ग्रेजुएशन करी, और ग्रेजुएशन के बाद 1 साल तैयारी करी, और उसके बाद एग्जाम दिया, ऑल इंडिया रैंक इनकी बनाई थी। तो पहली चीज़ तो दिमाग में से ये निकाल देना कि भाई IAS बनने के लिए हमें आर्ट्स ही लेनी पड़ेगी या बायोलॉजी, कुछ भी ले लो। अब देखो कुछ लोगों को क्या डर रहता है, तो वो कहते हैं यार फ्यूचर में प्लान B होना चाहिए। तो कुछ कहते हैं कि चलो हम बायोलॉजी ले लेंगे, तो अगर IAS में नहीं बने तो मेडिकल लाइन में कहीं भी जा सकते हैं, मैथमेटिक्स लेके हम कहीं भी जा सकते हैं, टीचिंग या BSc कर सकते हैं, कॉमर्स। मतलब देखो पहली चीज़ मैं दोबारा फिर बता रहा हूँ, अगर आपका ऐसा डर लग रहा है तो आप चाहे मैथमेटिक्स लो या फिर बायोलॉजी लो, इनमें से जो लेना है जो लो। मगर आपने सिंगल माइंडेड अगर डिसाइड कर रखा है, मैं अपनी तरफ से राय देना चाहता हूँ, सिंगल माइंडेड डिसाइड कर रखा है तो सबसे बेस्ट होता है आर्ट्स लेना। अगर आपने अभी से डिसाइड करें नहीं मुझे तो अब यही बनना है, अदर देन आई डोंट वांट टू डू एनीथिंग, ठीक है। अब देखो आर्ट्स लेने के फायदे क्या हैं। आर्ट्स जब लोगे तो उसमें 3 सब्जेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस। ये अगर आपके पास है तो ये आपको काम आएंगे। कैसे काम आएंगे मैं इसका स्ट्रक्चर बताऊंगा IAS वाली प्रिपरेशन का। तो बस इतना ध्यान रखना, अगर 11th में हम आर्ट्स लेते हैं तो वो ज़्यादा बेनिफिशियल है, बहुत ज़्यादा हमें फ़ायदा होगा, ठीक है। ना भी लें तो बाद में भी प्रिपेयर करोगे तब भी हो जाते हैं। मैं कई सारे एग्जाम्पल आप सर्च करना, IITians जो IIT करके मतलब निकलते हैं, चाहे बॉम्बे हो, IIT कानपुर हो, दिल्ली हो, बहुत सारे IITians प्रिपरेशन करते हैं और प्रिपरेशन 1-2 साल में निकाल लेते हैं। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ आर्ट्स वाले, बहुत सारे डॉक्टर्स मतलब MBBS करने के बाद डॉक्टरी करते हैं, फिर छोड़ देते हैं, प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं, वो भी IAS बने, ठीक है। तो डॉक्टर भी, इंजीनियर भी, MBBS करे हुए, सॉरी MBA कर रखा, कोई सी भी चीज़ कर रखी हो, किसी भी स्ट्रीम से आप, कोई सा भी मतलब आपका पीछे बैकग्राउंड हो, बस ग्रेजुएशन होनी चाहिए, बन सकते हैं। पर जो बेस्ट तरीका ये आर्ट्स लेके हम स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, ये प्रिपरेशन इतनी बड़ी है, इसको करने के बाद आपकी नॉलेज बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी और आप किसी भी फील्ड में अपना काम स्टार्ट कर सकते हैं, घर नहीं बैठेंगे, दैट इज फॉर श्योर, ठीक है। आपके पास इतनी नॉलेज हो जाएगी, उसको यूज करके आप कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो स्टार्ट कर सकते हैं। और ये तैयारी अगर आपने जेन्युइनली कर ली, बाई चांस अगर नहीं होता है, चलो मान लिया, तो प्लान भी ये है कि बाकी जो एग्जाम होते हैं SSC, CGL, SSC के, रेलवे के छोटे मोटे एग्जाम, वो आसानी से क्रैक हो जाएंगे अगर आप क्या करते हैं, इसकी प्रिपरेशन अभी से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। चलो ये चीज़ तो हुई कि भाई एलिजिबिलिटी क्या चाहिए, 21 साल होनी चाहिए और ग्रेजुएशन होनी चाहिए, चाहे आप BA करो, BSc करो, MBBS करो, BTech करो, BCom करो, कुछ भी करो, ग्रेजुएशन होनी चाहिए। ग्रेजुएशन अब परसेंटेज कितनी भी हो, परसेंटेज का भी कोई क्राइटेरिया नहीं है। ऐसा नहीं कि मेरिट वाले ही IAS क्रैक करते हैं, जो बिल्कुल 3rd डिवीजन होते हैं, 2nd डिवीजन होते हैं, वो भी क्रैक कर लेते हैं। अब देखो 10th और 12th ये लेवल पर हमारा थोड़ा सोचने की क्षमता थोड़ी कम होती है, कई बार परसेंटेज कम भी रह जाती है, मगर बाद में अगर आपने डिसाइड कर लिया कि यस मुझे ये करना है, तो परसेंटेज मैटर नहीं करती, मैटर करता है आपकी विल पावर। क्या मैटर करता है? आपकी विल पावर मैटर करता है, आपका डिटर्मिनेशन मैटर करता है, ठीक है। ये सारी चीज़ें मैटर करती हैं। आपकी रेगुलरिटी, कितना आप रेगुलर मतलब इन चीज़ों को पढ़ पा रहे हो, ठीक है। डेडिकेशन, आप कितना अपने
गोल के लिए डेडिकेटेड हो, ये सारी चीज़ें मैटर करती हैं अगर आप ये प्रिपरेशन करना चाहते हो। कंटिन्यूटी चाहिए और सिंपल सी बात है, डेफिनेटली कहने की बात है, इसमें हार्ड वर्क भी बहुत है, बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा, अभी से तैयारी करनी पड़ेगी। आप हार्ड वर्क कहो, स्मार्ट वर्क कहो, अब सिंपल सी बात है, स्मार्ट वर्क यही है कि आप मतलब अभी से प्रिपरेशन स्टार्ट करो, क्योंकि आजकल लोग बाग शुरू से ही स्टार्ट कर देते हैं। टीना ढापी की अगर बात करें, मैं नाम बताया था, तो इन्होंने 9th-10th क्लास के बाद ही या 9th-10th क्लास से ही अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी थी। ठीक है, अब बात आती है कि इसका स्ट्रक्चर क्या है। स्ट्रक्चर की अगर बात करें, आईएएस का जो यूपीएससी की जो प्रिपरेशन है, इसमें जनरली 2-3 स्टेज हैं। पहला होता है इसका प्री एग्जाम, फिर होता है मेंस और तीसरा है इंटरव्यू। तो 3 स्टेज हैं। कितनी स्टेज हैं? 3। ठीक है, तो प्री में जनरली 2 पेपर होते हैं। अभी जो चल रहा है, हो सकता है आपके टाइम पे आते आते कुछ चेंजेज आ जाएं। तो प्रेजेंट में क्या चल रहा है, एक पेपर होता है जनरल स्टडीज का, जिसको हम जीएस बोलते हैं, और दूसरा होता है सीसेट, सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट। सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट, एप्टीट्यूड में मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश इसका होता है, और इसमें आपको 33% मार्क्स लाने हैं। आपकी मतलब जो मेरिट बनेगी उसमें काउंट नहीं होगी। तो ये सिर्फ क्या है, आपकी पास मार्किंग लाने, कैसे नंबर लाने, पास मार्किंग लाने, और कुछ नहीं है इसमें, बस 33% आने चाहिए, नहीं आए तो आप फेल हो जाओगे। बाकी जीएस, इससे आपकी मेरिट बनेगी। क्या बनेगी? इससे आपकी मेरिट बनेगी, और जीएस के आधार पर ही आप कहाँ पर एंटर करोगे, मेंस के एग्जाम दे पाओगे। तो जो कट ऑफ बनती है वो जीएस से बनती है, जनरल स्टडीज़। अब जनरल स्टडीज़ की बात करें तो उसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं, देखो इसमें सबसे पहले करंट अफेयर्स के बारे में बताऊंगा अभी। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, साइंस एंड टेक्नोलॉजी और इंटरनेशनल रिलेशंस, जो भी हमारे आसपास चीज़ें हो रही हैं वो सारी चीज़ें मतलब इसमें आएंगी करंट अफेयर्स में। और बाकी हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, ये सारी चीज़ें तो आएंगी। ठीक है, पॉलिटिकल साइंस से रिलेटेड जो चीज़ें, कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में जो जानकारी है वो भी आएगी। हिस्ट्री से रिलेटेड चीज़ें आ जाती हैं, ज्योग्राफी से रिलेटेड चीज़ें आ जाती हैं। अब देखो, जो मेन पेपर है इसमें क्या रहा है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी। मैंने क्या बताया था, आर्ट्स में क्या पढ़ते हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी या पॉलिटिकल साइंस। तो ये चीज़ें जब आप 11th-12th में पढ़ लोगे तो यहाँ पे आपका बोझ क्या हो जाएगा, हल्का हो जाएगा, वजन कम हो जाएगा। अभी से आप करंट अफेयर थोड़ा थोड़ा ध्यान दोगे। आजकल तो आपको पता है सोशल मीडिया का ज़माना है, हर न्यूज़ आपके हाथ में आ जाती है। ठीक है, बस अब हमें करना क्या है, हमें ये करना है कि काम की चीज़ों पर ज़्यादा ध्यान देना है, बेकाम की चीज़ों पर कम ध्यान देना है। ठीक है, आजकल हमारे हाथ में सोशल मीडिया है, पावर है, मगर हम उसको गलत यूज़ कर रहे हैं। कोई मूवीज़ देखने लग रहा है, कोई सीरियल्स देखने लग रहा है, कोई टिकटॉक तो खैर बैन हो चुकी है, या कॉमेडीज़ के वीडियोज़ चल रहे हैं। ये सारी चीज़ें देखने के बजाय अगर आप अपना माइंड जो डाइवर्ट कर दें किधर की तरफ, प्रिपरेशन की तरफ, तो चांसेस बढ़ जाते हैं, सक्सेस होने के ज़्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें किसमें, जीएस के पेपर में इतनी सारी चीज़ें पढ़नी पड़ती हैं, वो भी डिटेल्स में पढ़नी पड़ती हैं। एप्टीट्यूड टेस्ट पास मार्किंग है, सिर्फ यहाँ पे पास मार्किंग है। अगर जीएस क्लियर कर लेते हो तो आप मेंस में पहुँच जाओगे। मेंस में सिर्फ आइडिया दे रहा हूँ, एक पेपर होता है ऐसे का, जिसमें 2 ऐसे आते हैं। ठीक है, निबंध लिखना पड़ता है, और फिर GS1 का पेपर होता है, फिर GS2, GS3, GS4। GS मतलब जनरल स्टडीज़। ठीक है, GS1 में हिस्ट्री और ज्योग्राफी आती है, GS2 में पॉलिटिकल साइंस और इंटरनेशनल रिलेशंस आएंगे, GS3 में इकोनॉमिक्स, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इन्वायरमेंट, डिजास्टर मैनेजमेंट, ये सारी चीज़ें आएंगी। ठीक है, तो GS3 में इकोनॉमिक्स, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इन्वायरमेंट और डिजास्टर मैनेजमेंट। GS4 जिसमें एथिक्स के बारे में आता है, और एक होता है इसमें ऑप्शनल। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एक सब्जेक्ट आपको ऑप्शनल लेनी पड़ती है। ऑप्शनल में चाहे आप हिस्ट्री लो, ज्योग्राफी लो, अगर आप मेडिकल डिपार्टमेंट से हो तो मेडिकल फील्ड से हो तो मेडिकल भी ले सकते हो, और अगर आपने बीटेक करी है तो आपकी इंजीनियरिंग, चाहे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग हो, मैकेनिकल इंजीनियरिंग हो, सिविल इंजीनियरिंग हो, मैथमेटिक्स हो, कुछ भी हो, मतलब ऑप्शनल में हम अपने हिसाब से सब्जेक्ट ले सकते हैं। अगर सोचो आपने स्टार्टिंग में यहाँ पे पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी, हिस्ट्री यहाँ पढ़ ली, फिर वो आपको 500 नंबर का पेपर होगा, ऑप्शनल में भी हेल्प करेंगी, जीएस में भी हेल्प करेगी, प्री में भी हेल्प करेगी। इसको हम बोलते हैं प्रीलिम्स। ये जो एग्जाम होता है इसको हम शॉर्ट में क्या बोलते हैं, प्रीलिम्स वाला एग्जाम भी बोलते हैं। ठीक है, तो देखो यहाँ पर 11th-12th में जो पढ़ रहे हो वो आपको प्री में हेल्प करेगी, मेंस में हेल्प करेगी, और इंटरव्यू में भी हेल्प करती है। तो ये एक पैटर्न है। ठीक है, दोबारा मैं बता रहा हूँ, 2 पेपर होंगे। पहला जीएस का, जीएस में सारी चीज़ें आ जाएंगी, करंट अफेयर्स, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इंटरनेशनल रिलेशंस। एक एप्टीट्यूड टेस्ट है, पास मार्किंग है, 33% लाने, आसानी से कर सकते हो। ठीक है, मेंस में ऐसे GS1 जिसमें हिस्ट्री ज्योग्राफी आएगी, GS2 जिसमें पॉलिटी, इंटरनेशनल रिलेशंस मतलब हमारे दूसरे देशों के साथ संबंध, तो जैसे इंडिया, पाकिस्तान, इंडिया, चाइना, इंडिया, US, उनके बीच में क्या क्या ट्रीटी साइन हो रही हैं, कैसे रिलेशंस हैं हमारे।
और GS3 जिसमें इकोनॉमिक साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इन्वायरमेंट, डिजास्टर मैनेजमेंट, ठीक है, जैसे अब कोविड-19 डिजीज है, ये इसी का पार्ट है, इससे क्या क्या इम्पैक्ट पड़ रहे हैं। और GS4 में एक एथिक्स का पेपर आता है, और फिर इसके बाद ऑप्शनल के 2 पेपर होते हैं, पेपर 1 और पेपर 2, ये मेन है। इसके बाद अगर ये क्लियर कर लेते हो तो आप इंटरव्यू में, और इंटरव्यू में अच्छे नंबर आ जाते हैं तो फिर सबकी मेंस और इंटरव्यू की मिला के मार्क्स जुड़ेंगे और कट ऑफ बनेगी, और फिर आपको रैंकिंग के हिसाब से चीज़ें मिल जाएंगी। इसके लिए बहुत ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा, मन आपका एकदम ऐसा होना चाहिए कि यस मुझे करना ही करना है। सोशल जो है एनवायरनमेंट, उसे आपको कट ऑफ करना पड़ेगा। अगर आपने डिसाइड कर लिया तो आप समझ लो जो साधु वाला जीवन होता है वो जीवन जीना पड़ेगा, बाकी दुनिया से दूर रहना पड़ेगा। अगर ये सारी चीज़ें कर सकते हो, मोह माया को त्याग सकते हो तो बन सकते हो। आसान है बनना, मगर दिक्कत क्या है, हम चारों तरफ से बेड़ियों में जकड़े हुए हैं, चैन जो जंजीरों में जकड़े हुए हैं। कोई सोशल साइंस, कोई मतलब सोशल एनवायरनमेंट में, जैसे मतलब फ्रेंड सर्किल हो गया, वहाँ पे ज़्यादा मतलब टाइम ज़्यादा दे रहे हैं, या सोशल साइट्स या फिर अपना जो इंटरनेट है इससे जकड़े हुए हैं, बहुत सारी दिक्कतें। तो अगर आप अपने आप को आइसोलेट कर लेते हो और बिल्कुल साधु की तरह बिल्कुल अपना जीवन व्यतीत करते हो, बस मुझे तो अब यहाँ पर तपस्या करनी है और मेरा एक ही फोकस है कि मुझे ये सारी चीज़ें क्लियर करनी है, तो आप आसानी से कर सकते हो। अच्छा, अब बात आती है कि यार हम 11th-12th में हम कैसे अभी स्टार्ट करें। या तो पहला तरीका बेस्ट जो है आर्ट्स ले लो और अपना प्रिपरेशन स्टार्ट करो, ठीक है। दूसरा, अगर बायोलॉजी मैथमेटिक्स अगर कुछ और भी ले रखा है, कोई दिक्कत नहीं है, तो वहाँ पे क्या कर सकते हो, मेरे हिसाब से अभी सिर्फ आपको क्या करना है, 2 चीज़ों पे फोकस करना है। एक तो है NCERT और दूसरा है करंट अफेयर्स, ठीक है। करंट अफेयर के लिए क्या करना पड़ेगा, कोई एक न्यूज़पेपर आप पढ़ते रहो, घर में जो आ रहा है वो पढ़ लो, नहीं आ रहा है तो कोई लगवा लो, ठीक है। एक न्यूज़पेपर, हिंदी न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो तो दैनिक जागरण बहुत बढ़िया है, इंग्लिश में वैसे द हिंदू है, अगर नहीं आता है तो आप इसको ऑनलाइन भी पढ़ सकते हो, ठीक है। और एक मैं बता देता हूँ, बेस्ट एक चैनल है ओनली IAS, बहुत शानदार चैनल है। ओनली IAS पर 2 वीडियोज आते हैं डेली, मतलब संडे को नहीं आते। एक तो आता है द एडिटोरियल डिस्कशन, ओनली IAS, एक सुमित सर हैं, बहुत शानदार समझाते हैं। तो वहाँ पर अखबार का एक सेक्शन आता है एडिटोरियल, तो वहाँ पे जो भी करंट में जो इश्यू चल रहे हैं, जो भी मुद्दे हैं, उसका ये डिस्कशन करते हैं। एक आता है प्रीलिम्स बूस्टर, तो कुछ नहीं करना है आपको, ये 2 वीडियो डेली देखने हैं। तो अपने पास बहुत सारा समय रहता है, खाना खाते समय देख लो, या खाना खाने के बाद आप पढ़ नहीं सकते तो उस समय देख लो, तो ये 2 वीडियो रेगुलरली देखने। अभी से आप देखोगे तो यहाँ पर एक आइडिया भी मिलता रहेगा कि UPSC में कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं, यहाँ पे सारी जानकारी मिल जाएगी अभी। अच्छा, करना क्या है, अब देखो स्ट्रेटेजी 80-20 कर लो। 80% अपना टाइम दो किसके लिए, 11th-12th के लिए, और 20% दे दो UPSC के लिए। अभी थोड़ा थोड़ा टाइम दोगे ना तब भी काम चल जाएगा, बूंद बूंद करके घड़ा बढ़ता है, तो ये वाला सिस्टम है। तो आपको 1-2 घंटे भी अगर रेगुलरली दे रहे हो, और मान लो आपके पास संडे आ गया, उस समय थोड़ा ज़्यादा टाइम दे रहे हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, मज़े आ जाएंगे। तो पहला तो करंट अफेयर का मैंने तरीका बता दिया, अखबार भी ना पढ़ पाएँ तो ये चीज़ देखते रहना, और बाकी कुछ चीज़ें नहीं देखनी है। और टीवी पर न्यूज़ देखने का भी कोई मतलब नहीं है, वहाँ पे बकवास ज़्यादा करते हैं, तो काम की चीज़ें आपको यहाँ पर मिल जाएंगी। दूसरा इंपॉर्टेंट इसका है NCERT बहुत काम आती हैं, क्लास 6 से लेकर क्लास 12 की NCERT, ठीक है। NCERT में भी कौन कौन सी, आपकी हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स आपकी 9th-10th में आएगी, ठीक है। 8th तक आपकी NCERT नहीं इकोनॉमिक्स। फिर सिविक्स या पॉलिटिकल साइंस, ये 4 ऐसी हैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये 4 आपकी अच्छी तरह से मजबूत हैं तो फिर बाकी चीज़ों में आपको दिक्कत नहीं आएगी। तो आपकी जो बेस बनता है UPSC के लिए, जो बेस चाहिए वो बेस बनाती है आपकी NCERT बुक। तो आपको पता है NCERT के लिए मैंने अभी अपने लकी एजुकेशन जो चैनल है अपना, इसी पर कोर्स स्टार्ट करते हैं, क्लास 6, क्लास 7, क्लास 8, 9, 10, तो धीरे धीरे करके इनके वीडियो जा रहे हैं। तो आप उनको जैसे आते जाएं तो उनको देख लिया करो ताकि आपका बेस बनता जाए। और NCERT की बुक परचेज कर लो, ठीक है। परचेज कर लोगे तो उनको थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहो, जब भी समय मिले तो थोड़ा थोड़ा पढ़ लिया। फिर दोबारा मैं बता रहा हूँ, कोई सी भी सब्जेक्ट लो, कोई दिक्कत नहीं है। और अगर आपने एक ही बार में सिंगल माइंडेड डिसाइड कर लिया तो फिर आर्ट्स लो और गो फॉर इट। प्रिपरेशन बहुत ज़्यादा बड़ी है, समय लगेगा, 4-5 साल में मतलब आपको चीज़ें मतलब अच्छी तरह से और क्लियर हो जाएंगी। वैसे 2 साल में तो आपको आइडिया पूरा लग जाएगा, फिर ग्रेजुएशन करते समय आप इस टाइम को और बढ़ा सकते हो, ठीक है। और फिर उसके बाद मुश्किल से अगर आपको ज़रूरत पड़ती तो 1 साल कोचिंग की ज़रूरत पड़ेगी, नहीं तो बिना कोचिंग के आप आजकल ऑनलाइन सारी चीज़ें अवेलेबल हैं, आप एग्ज़ाम दे सकते हो और आसानी से बन सकते हो। तो आपके पास बहुत समय, 2 साल अभी 11वीं 12वीं, उसके बाद 3 साल ग्रेजुएशन, 5 साल हैं। और सोचो ग्रेजुएशन के बाद मुझे बनना है तो 5 साल अभी से सेट कर लो, बाकी सारी चीज़ें साइड में कर दो।
प्रायोरिटी सेट करो लाइफ में। मेरी प्रायोरिटी सबसे पहले क्या है कि मुझे मतलब जॉब लगनी है, बाकी सारी चीज़ें साइड में कर दो। बाकी सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट नहीं है, शादी वादी मैरिज इधर उधर की जाना, घूमने जाना या टाइम वेस्ट करना, सोशल साइट्स चलाना, ये सारी प्रायोरिटी अपनी खत्म करो। प्रायोरिटी सेट करो, नहीं मुझे पढ़ना है। अब लोग बाग तुमसे कहेंगे दिन भर पढ़ता रहता है, तो लोग क्या कह रहे हैं इसकी आपको टेंशन नहीं लेनी है। लोगों का काम है कहना और आपका काम है उनको इग्नोर करना। लाइफ में सबसे बेस्ट चीज़ें इग्नोर करते जाओ और आगे बढ़ते जाओ, और अपने आप को क्या कर लो, आइसोलेट कर लो और अपना पढ़ाई पर फोकस रखो, ठीक है। और 11th-12th में भी अच्छी परसेंटेज लाओ। परसेंटेज मैटर नहीं करती, मैं फिर बता रहा हूँ यहाँ पर। IAS के लिए आपको परसेंटेज नहीं चाहिए, अंडरस्टैंडिंग चाहिए। अच्छा, करंट की मैं बात करूं तो करंट अफेयर्स में आपको पता है न्यूज़ में क्या क्या चीज़ आती हैं। सोसाइटी से संबंधित इश्यूज आते हैं, जैसे सुसाइड एक बहुत इंपॉर्टेंट इशू है, सोशल इशू है। सुसाइड कर लेते हैं लोग, क्यों सुसाइड कर रहे हैं, कैसे इनको कम कर सकते हैं, क्या क्या हम कर सकते हैं, सोशल एंगल हो गया, ठीक है। या फिर फार्मर सुसाइड करते हैं, एक टॉपिक बन गया तो उस पर सोचो है। अभी जैसे एक डिजीज चल रही है कोविड-19 डिजीज, तो ऐसी डिजीज से किस किस पर क्या क्या प्रभाव पड़ रहा है, इसका सोसाइटी पर क्या प्रभाव पड़ रहा है, एनवायरनमेंट पर क्या प्रभाव पड़ रहा है, इंटरनेशनल रिलेशंस पर क्या प्रभाव पड़ रहा है, इकोनॉमिक्स पर या इकोनॉमी पर क्या प्रभाव पड़ रहा है, आम आदमी पर क्या प्रभाव पड़ रहा है, किसान पर क्या प्रभाव पड़ रहा है, इंडस्ट्रियलिस्ट पर क्या प्रभाव पड़ रहा है। तो आपको सोचना है, जितने भी मुद्दे हैं बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, उन पर सोचना है। इंडिया चाइना के बीच में रिलेशन खराब होते जा रहे हैं, क्यों होते जा रहे हैं, क्या कर सकते हैं, क्या इनका तरीका है बेस्ट, कैसे हम कंट्री को अपनी को सुपर पावर बना सकते हैं, साइंस एंड टेक्नोलॉजी में कहाँ काम किस किस चीज़ पर इंप्रूवमेंट कर सकते हैं। इंटरनेशनल इश्यूज हो, इंटरनेशनल इश्यूज में कुछ भी हो सकता है, जैसे इंटरनेशनल डिस्प्यूट्स होते हैं, स्कीम्स हो, सरकार बहुत सारी स्कीम्स लॉन्च करती है तो उनके बारे में हमें आइडिया होना चाहिए, उनसे सीधे सीधे क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं, ठीक है। इकोनॉमी, नेशनल गवर्नमेंट के जो भी डिसीजंस होते हैं इंपॉर्टेंट वो बहुत ज़्यादा काम आते हैं, ठीक है। तो करंट में मेनली जो मेन चीज़ें होती हैं वो आपको पता चल जाएगा जब यहाँ पे आप वीडियोज़ देखोगे, ओनली IAS की वीडियोज़ देखोगे, कौन कौन सी चीज़ें इंपॉर्टेंट है वहाँ पर अपना आप पता चल जाएगा आपको चीज़ों को। तो दो चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो आपको जब तक ग्रेजुएशन ना हो जाए जिन पर फोकस करना है, एक तो है NCERT, दूसरा है करंट अफेयर। अगर ये आपने कर लिया तो समझ लो आपकी 70% प्रिपरेशन खत्म हो जाएगी। तो सोचो, एक तो क्या है जब आप ग्रेजुएशन करो तब तैयारी करो, और एक ग्रेजुएशन करने समय तक 70% आपकी प्रिपरेशन हो जाएगी, और इसको UPSC को क्रैक करने के लिए 55 से 60% चाहिए, ठीक है। तो थोड़ी सी और मेहनत करनी पड़ेगी, हालांकि इतना रिजल्ट आता है क्योंकि इतना प्रिपेयर कर लो नंबर कम मिलते हैं वहाँ पे, ठीक है। तो कुल मिला के बात ये कि जब तक आपकी ग्रेजुएशन होगी, अगर आप इस स्ट्रेटेजी को फॉलो करते हो, थोड़ा थोड़ा समय डेली आप अपनी प्रिपरेशन को देते हो, तो आई एम श्योर यू कैन अचीव इट, आसानी से अचीव कर लोगे। और सबसे बड़ी चीज़ जो मैंने बताई है, हमारी विल पावर। अगर हमने डिसाइड कर लिया, हमारे अंदर एक डिजायर होनी चाहिए, बर्निंग डिजायर होनी चाहिए कि मुझे करना है, बाकी सब भाड़ में जाए, ठीक है। आप आसानी से इसको क्रैक कर सकते हो। फिर भी कोई भी और क्वेरी हो, अच्छा, इस प्रिपरेशन को करते समय मैं आपके साथ हमेशा हूँ, नंबर आपके पास मेरा है ही, ठीक है। कभी भी, क्योंकि मैं इसको मतलब अभी भी जारी है, प्रिपरेशन चल रहा है, तो इसमें अगर आपको कभी भी कैसी भी गाइडेंस चाहिए, यू कैन ऑलवेज कॉन्टैक्ट मी। आप कभी भी मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो, मैं हमेशा आपके सपोर्ट में हूँ। जो लोग अगर इसकी प्रिपरेशन करना चाहते हो तो वो मुझे मैसेज कर देना, उनके लिए मैं एक अलग से टेलीग्राम पर चैनल बना दूंगा, वहाँ पर आप मतलब टच में रहेंगे और चीज़ें मैं आपको शेयर करता रहूँगा। तो आपका नंबर भी शेयर नहीं होगा, तो वहाँ पर अलग चैनल बन जाएगा। आप गर्ल्स हो, बॉयज़ हो, कोई भी हो, थिंकिंग पावर थोड़ी ब्रॉड रखो और आप मतलब आसानी से इस प्रिपरेशन को भी स्टार्ट कर सकते हैं अभी से। गाइडेंस के लिए मैंने बता दिया, आई एम ऑलवेज देयर फॉर यू, ठीक है। तो आई विश कि आप मतलब अगर जो बनना चाहते हैं आसानी से कर सकते हैं, तो आप अभी से इस प्रिपरेशन को स्टार्ट करें। बस यहाँ पर अंतर है आपकी सोच का। कुछ लोग कहते हैं कि मुझे पुलिस में जाना है, कुछ लोग कहते हैं नहीं मुझे तो IPS बनना है। तो यहाँ पर दो प्रकार के लोग हैं, एक तो मतलब छोटी सोच, एक बड़ी सोच। हालांकि जॉब कोई सी भी है बुरी नहीं है, कोई सी भी लग जाए, मगर सोच बड़ी है तो आप आसानी से उसके लिए बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। तो मैं कहता हूँ अपने सपने क्या रखो, बड़े रखो। सपने बड़े रखेंगे तो काम भी बड़े करोगे, मेहनत भी ज़्यादा करोगे और आसानी से वो चीज़ें अचीव हो सकती हैं, बशर्ते कि अपना डेडिकेशन कितना है। यहाँ पे चीज़ सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, डेडिकेशन। सोचना लगे, करना लगे, तो आपको करने वाला बनना है कि ठीक है अगर मैं डिसाइड कर लिया तो मैं इसको करूँगा, और करने के लिए अपने आप को डेडिकेट करना पड़ेगा। और साथ के साथ में हमें सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, सेक्रीफाइस, बलिदान देना पड़ेगा। किस चीज़ का बलिदान है, अपनी जान का बलिदान नहीं देना। अपनी जो छोटी छोटी मतलब चीज़ें, सोशल साइट्स का बलिदान दे दो। इधर उधर जाना, ट्रिप पर जाना, समय व्यर्थ करना, ज़्यादा सो रहे हो तो कम थोड़ा सोना, 8 घंटे ये इनफ है। तो इन सब चीज़ों का क्या करना पड़ेगा, सेक्रीफाइस, और सिंगल माइंडेड एक ही टारगेट पर फोकस करना पड़ेगा, डाइवर्ट नहीं होना है। आई एम श्योर यू कैन ईजिली अचीव इट, नथिंग इज इम्पॉसिबल, ठीक है। सो जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।